अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग पाइपलाइन में जो हैज़र्ड्स है उनको देख रहे थे और उसमें पर्टिकुलरली हमने डेटा डिपेंडेंसी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया और जो कंट्रोल हैज़र्ड्स है जो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस की वजह से आते थे उनको हमने देखा था। और पर्टिकुलरली आपको याद होगा कि हमने 6 सेगमेंटेड पाइपलाइन जिसमें जो डिफरेंट फेजेस हैं वो फैच फेज़ है, डी कोड फेज़ है, इफेक्टिव डेस्क कैलकुलेशन फेज़ है, फैच ऑपरेंड, एग्जीक्यूशन एंड राइट बैक फेज़। इस पाइपलाइन के ऊपर जिसमें ये 6 सेगमेंटेड पाइपलाइन है उसके ऊपर हमने कुछ कोड देखा था और आपको याद होगा कि हमने ये एक पर्टिकुलर कोड देखा था और उसमें प्रॉब्लम देखी थी। तो इसमें पहली इंस्ट्रक्शन जो थी उसमें R6 डेस्टिनेशन था और जो इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थी उसमें R6 एज अ सोर्स था। तो हमने ये देखा था कि जो i+1 इंस्ट्रक्शन है वो डिपेंडेंट थी अपॉन द ith इंस्ट्रक्शन। तो उसकी वजह से हमने ये देखा था कि दो नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस बीच में इंसर्ट करने से प्रॉब्लम रिजॉल्व होता था। प्लीज़ गो थ्रू द लास्ट लेक्चर बिफोर कंटिन्यूइंग दिस लेक्चर। ठीक है। सो वहाँ हमने फिर दो नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस क्यों डाली थी और उस वजह से जो ये ऐड R9 R6 R11 इंस्ट्रक्शन थी जो बेसिकली इससे प्रीवियस इंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट थी। तो वो हमने देखा था कि दोनों ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस डालने के बाद ये इंस्ट्रक्शन जब फैच ऑपरेंड स्टेज में पहुंचती है तो उस वक़्त जो ये वाली इंस्ट्रक्शन है ऐड R6 R7 R8 तो ये अपना रिज़ल्ट R6 में राइट बैक कर लेती थी। यू कैन सी फ्रॉम हियर ये जो पहली इंस्ट्रक्शन है ऐड R6 R7 R8 ये 6 साइकिल में ये अपना R6 में रिज़ल्ट राइट बैक कर लेती थी। और उसके बाद दोनों ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन हमने इंसर्ट की थी और फिर ये जो ऐड R9 R6 R11 है ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच हुई थी फोर्थ क्लॉक साइकिल में, फिर इसकी डिकोडिंग हुई थी फिफ्थ में, फिर सिक्स में इसके इफेक्टिव डेस्क कैलकुलेशन और सेवन्थ में इसके फैच ऑपरेंड हुए थे। तो इसके लिए जो R6 और R11 चाहिए थे वो सेवन्थ क्लॉक साइकिल में। और उससे पहले सिक्स क्लॉक साइकिल में आप देखें कि जो पहली इंस्ट्रक्शन थी उसने अपना रिज़ल्ट राइट बैक कर दिया था। तो R6 में जो लेटेस्ट वैल्यू थी वो अर्लीस्ट जो है वो सेवन्थ क्लॉक साइकिल में फैच हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली ये जो ऐड R9 R6 R11 है ये इसको दो इंस्ट्रक्शन बीच में गैप मिल गया है, दो टाइमिंग सिग्नल का डिले मिल गया और अकॉर्डिंगली इसकी फैच ऑपरेंड उस जगह पे आ गई कि जहाँ से प्रीवियस इंस्ट्रक्शन ने जो ऐड R6 R7 R8 था उसने अपना रिज़ल्ट राइट बैक कर लिया है। तो ये प्रॉब्लम हमने देखा था इस तरह से रिजॉल्व होती है। हमने ये भी देखा था कि इस केस में दोनों ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन ऑल दो हमने इंसर्ट किए हैं तो उससे दो साइकिल जो है वो आपका कोड एक्स्ट्रा टाइमिंग सिग्नल लेगा, यानी दो साइकिल की पेनल्टी हमने कहा था। सो अकॉर्डिंगली जो ये 3 लाइंस का कोड था 1 2 3 उसमें पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो 6 क्लॉक साइकिल में और बाकी दो इंस्ट्रक्शन एट द रेट ऑफ 1 क्लॉक साइकिल प्लस पेनल्टी ऑफ 2 साइकिल्स। तो अकॉर्डिंगली ये टोटल 10 साइकिल में कंप्लीट हुआ था जो हमने यहाँ देखा था। मैंने आपसे ये कहा था कि मैंने एक और एग्जांपल आपको दी थी और उसमें मैंने ये किया था कि जो डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है वो इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं डाली, ठीक है, बल्कि एक इंस्ट्रक्शन छोड़ के मैंने आपको डाली थी। ठीक है। तो लेट्स से ऐड R6 R7 R8 उसके बाद ऐड R9 R10 R11 और फिर ऐड R12 R6 R14। तो ये जो डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है वो i+1 नहीं है बल्कि i+2 इंस्ट्रक्शन है, वो डिपेंडेंट है अपॉन ith इंस्ट्रक्शन। मैंने आपसे कहा था कि इसको गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है। तो लेट मी गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑन 6 सेगमेंटेड पाइपलाइन। फाइन, लेट मी गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑन 6 सेगमेंटेड पाइपलाइन। तो हम देखते हैं पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो दिस वन विच इज़ ऐड R6 R7 R8। ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली सबसे पहले क्लॉक साइकिल में इसकी फैचिंग होगी, ठीक है, दूसरे क्लॉक साइकिल में इसकी डिकोडिंग होगी, तीसरे क्लॉक साइकिल में इसका इफेक्टिव डेस्क कैलकुलेशन फेज से गुजरेगी, चौथे साइकिल में फैच ऑपरेंड फेज से गुजरेगी, फिर एग्जीक्यूशन फेज़ और फिर राइट बैक फेज़। ठीक है। उसके एक साइकिल के बाद जो i+1 इंस्ट्रक्शन है ये पाइपलाइन में आएगी।
तो ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, फैच होगी, डिकोड होगी, इफ़ेक्टिव डेस्क कैलकुलेशन होगा, इसके ऑपरेंड जो भी हैं वो फैच होंगे, एग्जीक्यूट होंगे और यहाँ राइट बैक हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ द 7th क्लॉक साइकिल. Now the problem is that this instruction I plus second instruction is dependent upon the result of ith instruction R6, और ith instruction ने जो result है वो update करना है 6 clock cycle में, ठीक है। तो R6 में जो भी वैल्यू है, लेट्स से R7 में 700 था, R8 में 800 था, R6 में इनिशियली 600 था फॉर इंस्टेंस, लेकिन जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो 700 प्लस 800 1500, तो ये रिज़ल्ट जो 1500 है ये यहाँ पे R6 में 1500 रिज़ल्ट एट द एंड ऑफ 6 क्लॉक पल्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शन R6 के रिज़ल्ट पे डिपेंडेंट है वो अर्लीस्ट 7th क्लॉक साइकिल में वो रिज़ल्ट गेट कर सकती है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर ये इंस्ट्रक्शन जो है आई प्लस सेकेंड, अगर यहाँ पे इसको फैच करवा दिया जाए, यहाँ ज़ाहिर है वो डिकोड में जाएगी, यहाँ इफेक्टिव डेस्क कैलकुलेशन में जाएगी, यहाँ उसका फैच ऑपरेंड आएगा नॉर्मल सीक्वेंस में, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 6 साइकिल के बाद फैच ऑपरेंड करे, यानी एक साइकिल जो नॉर्मल पोजीशन है जहाँ पे वो ऑपरेंड फैच करना चाहती है उससे एक टाइम इसलिए डिले करें। इसका मतलब है जो अभी तक हम सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन, कंपाइलर बेस्ड सोल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन जो है वो कंपाइलर एक ऑप्शन है, दूसरी रीअरेंजमेंट भी है, उसको हमने अभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, तो कितनी नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन हमें इस केस में डालनी पड़ेंगी। इस केस में हमें चूँकि एक साइकिल का डिले डालना है ताकि ये इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे फैच ऑपरेंड करने की बजाय यहाँ पे फैच ऑपरेंड करे। इट मीन्स कि हमें इस इंस्ट्रक्शन से पहले एक नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन डालनी होगी, हमें एक नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन डालनी होगी। लेट्स से वी ऐड दैट नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन ओवर हियर, ठीक है। तो एक नो ऑपरेशन ये यहाँ भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन जब हम डालेंगे, ठीक है, तो इट मीन्स ये नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन जो है एक डालने से यहाँ पे हमारे पास नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में एंटर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको चले मैं यहाँ से ब्लू से मेंशन कर सकता हूँ, तो F3 D3 एंड देन, और उसके एक साइकिल के बाद जो आपकी दिस इंस्ट्रक्शन ऐड R12 R6 R14 है, जो इन एक्चुअल कोड सीक्वेंस यहाँ पे एंटर होनी थी, लेकिन चूँकि डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन आ गई, इस वजह से एक नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन इंसर्ट की दिस वन, तो उसकी वजह से आपकी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जो ऐड R12 R6 R14 जो टाइमिंग सिग्नल 3 में, क्लॉक पल्स 3 में एंटर होनी थी, अब वो क्लॉक साइकिल 4 में पाइपलाइन में एंटर होगी। तो दिस इज़ F4, देन इट्स डिकोडिंग, और यहाँ पे इसका फैच ऑपरेंड। नाउ लुक एट दिस fetch operand of this instruction, fetch operand of this instruction, this is in timing signal 7, clock cycle 7। तो उससे पहले clock cycle 6 में जो ये इंस्ट्रक्शन थी उसने अपना रिज़ल्ट जो है वो राइट कर दिया है R6 में, तो ये लेटेस्ट वैल्यू जो R6 की 1500 वो फैच करेगी, बाकी R14 की जो वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन होगी और उसके बाद इसकी राइट बैक होगी, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई और इंस्ट्रक्शन है तो वो इस तरह से पाइपलाइन में एंटर होंगी। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इस केस में टोटल हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शंस थी इन ओरिजिनल कोड सीक्वेंस 1 2 3। प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए, डिपेंडेंसी रिजॉल्व करने के लिए एक नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन डाली, तो इसका मतलब एक साइकिल की पेनल्टी इस केस में होगी। प्रीवियस केस में आपको याद होगा कि वो पेनल्टी जो थी दैट वाज ऑफ 2 साइकिल, जब इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंट जो थी वो इमीडिएट नेक्स्ट थी। जब इंस्ट्रक्शन 2 डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट टू ईच अदर थी तो उस केस में 2 नो ऑपरेशन, तो अकॉर्डिंगली 2 साइकिल की पेनल्टी थी उस केस में। अब इस केस में जब वो इंस्ट्रक्शन एक स्टेप आगे चली गई, ठीक है, तो उस केस में पेनल्टी एक साइकिल की रह गई, एक नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन डाली, तो अकॉर्डिंगली जो क्लॉक साइकिल लगेंगे वो कितने लगेंगे। पहली इंस्ट्रक्शन के लिए 6 क्लॉक साइकिल्स, टोटल 3 इंस्ट्रक्शन थी, रेस्ट ऑफ द 2 इंस्ट्रक्शन ईच एट 1 क्लॉक साइकिल प्लस पेनल्टी,
और पेनल्टी इस केस में कितनी आई, 1 साइकिल की, ठीक है। तो पेनल्टी ऑफ 1 साइकिल, तो टोटल जो आ गए टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स, वो आ गए 6 + 2 8 + 1 9, सो 9 क्लॉक साइकिल्स, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर, ठीक है। अगर मैं यही आपसे कहूँ कि लेट से हमारा ये जो कोड सीक्वेंस है मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूँ, प्लीज़ ट्राई टू डू दिस एट योर ओन। लेट से मैं इंस्ट्रक्शंस अब लिखता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अनदर एग्जांपल, प्लीज़ ट्राई टू डू दिस एट योर ओन। लेट से ऐड R6 R7 R8, add R8 R9 R10, add R11 R12 R13, add R14 R1 R6 and let's say 15। यहाँ पे मैंने ये किया है, प्लीज़ ट्राई टू थिंक इट्स सोल्यूशन, और इसकी पाइपलाइन डायग्राम और टाइमिंग डायग्राम आपने बनानी है, नंबर ऑफ़ क्लॉक साइकिल्स आपने देखने कितने। इसमें जो डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है वो मैंने, याद होगा पहले केस में इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मैंने डिपेंडेंट बनाई थी, सेकंड केस जो अभी सॉल्व किया उसमें एक इंस्ट्रक्शन छोड़ के मैंने डिपेंडेंट बनाई थी, और अब इस केस में जो डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है वो 2 इंस्ट्रक्शन के बाद आ रही है। ये जो R6 है, ये इंस्ट्रक्शन, इससे पहले जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो जो डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है वो 2 इंस्ट्रक्शन छोड़ के मैंने डाली है। तो इस केस में आपने देखना है कि एक तो टाइमिंग डायग्राम बनानी है और दूसरा देखना है कि कितने क्लॉक साइकिल जो है इसमें लगेंगे, ठीक है। एक और सोल्यूशन, एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ, प्लीज़ गो थ्रू दिस अगेन एट योर ओन। लेट्स से ऐड R6 R7 R8, add R8 R9 R6, इमीडिएट नेक्स्ट भी डिपेंडेंट है, ऐड R10 R6 R11, और इमीडिएट उससे इमीडिएट नेक्स्ट भी डिपेंडेंट है और उससे नेक्स्ट जो है वो भी डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ भी R6 है और इस इंस्ट्रक्शन में भी R6 है, और लेट्स से रेस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन R15 R16 R17, ठीक है। तो इन दोनों को आपने खुद से ट्राई करना है ऑन 6 सेगमेंटेड पाइपलाइन, और इनको 5 सेगमेंटेड पाइपलाइन पे भी ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको याद होगा कि हमने ब्रांच डिफ़िकल्टीज़ को देखा था। तो ब्रांच डिफ़िकल्टीज़ में और कंट्रोल डिपेंडेंसीज यानी ब्रांच हैज़र्ड जो हैं उसमें एक 4 सेगमेंटेड पाइपलाइन के ऊपर, जिसमें ब्रांच इंस्ट्रक्शन का जो टारगेट एड्रेस है वो एग्जीक्यूशन फेज़ में कैलकुलेट होता था, और उसकी सारी मैंने डिटेल आपको दिखाई थी, प्लीज़ गो थ्रू प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। तो उसमें लेट्स से ये 2 इंस्ट्रक्शन ऐड एक्स ऐड वाई और फिर ब्रांच की इंस्ट्रक्शन यहाँ डाली थी। तो आपको याद होगा कि यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन जब हमने पाइपलाइन में टाइमिंग सेल 1 में एंटर की तो ज़ाहिर है 4th में इसकी कंप्लीशन होगी, फिर सेकंड टाइमिंग सेल में ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऐड वाई, तो ये 5th में इसकी कंप्लीशन होगी। और यहाँ पे जब हमने ब्रांच की इंस्ट्रक्शन को एंटर किया था तो इसकी फैचिंग, डिकोडिंग, इफेक्टिव डेज कैलकुलेशन और एग्जीक्यूशन, और हमने कहा था कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन का चूँकि जो टारगेट रेस है जो पीसी में अपडेट होता है, जहाँ कंट्रोल ट्रांसफ़र होना है, वो एग्जीक्यूशन फेज़ में कंप्लीट हो रहा था। तो इस केस में इस इंस्ट्रक्शन के बाद 3 इंस्ट्रक्शंस का हमें गैप देना पड़ेगा, 1 2 3, ठीक है। क्योंकि इस टाइमिंग सेल में या इस टाइम सेल में या इस टाइम सेल में अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन एंटर करें तो अभी चूँकि ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है वो टारगेट बेस कैलकुलेट नहीं किया, तो रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस जो है वो पाइपलाइन में एंटर होंगी, और वो ज़ाहिर है सीक्वेंस में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है वो एंटर होगी अगर यहाँ पे हम अलाउ करेंगे। जो भी सीक्वेंस में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है और उसको ज़ाहिर है हम उसको प्रोसेस नहीं करना चाह रहे, और यहाँ अगर हम अलाउ करें तो वो उससे नेक्स्ट जो सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी वो एंटर होगी, ठीक है। तो हम उनको एंटर नहीं होने देना चाह रहे, और अगर
एंटर हो जाएं तो फिर वो हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन होता है, वो उन इंस्ट्रक्शंस को फ्लश कर देती हैं। तो हमने हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन अभी नहीं देखा, लेकिन उसका हमने सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन क्या देखा था कि हमें चूँकि 3 टाइम इसे डेफ़र करवाना है, ठीक है, ताकि ये ब्रांच की इंस्ट्रक्शन अपना टारगेट बेस कैलकुलेट कर ले, तो हमें 3 नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन आपको याद होगा कि हमने इंसर्ट की थी। तो अकॉर्डिंगली ये 3 नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन यहाँ जब इंसर्ट होंगी तो फिर यहाँ पे ऑब्वियसली जब इस टाइम स्केल में हम जाएंगे तो उससे पहले ब्रांच वाली इंस्ट्रक्शन ने अपना जो टारगेट बेस से कैलकुलेट करके पीसी में अपडेट कर दिया है, जो भी के लोकेशन पे इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ केथ इंस्ट्रक्शन फैच हो जाएगी। ठीक है, आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि आपने यही जो लेट से कोड है उसको अगर आपने आपके सीपीयू में 6 सेगमेंटेड पाइपलाइन डिज़ाइन की गई है तो उसके ऊपर आपने देखना है कि कितनी पेनल्टी पड़ेगी। और अज्यूमिंग उसमें मैंने आपको कहा था कि लेट से एग्जीक्यूशन फेज़ में ही जो है वो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन का टारगेट एड्रेस जहाँ कंट्रोल ट्रांसफ़र होना है वो कैलकुलेट होता है। तो द सॉल्यूशन इज़ कि इस केस में चूँकि 5th फेज़ है, इस केस में 4th फेज़ था जहाँ पे जाके पीसी में अपडेट होती थी। ठीक है, फैच, डिकोड, इफेक्टर्स कैलकुलेशन और एग्जीक्यूशन। तो ये 4th स्टेप है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल में जहाँ पे टारगेट बेस कैलकुलेट होता है। तो अकॉर्डिंगली 3 नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस, 3 साइकिल की पेनल्टी हमें बियर करना पड़ रही थी। अब इस केस में चूँकि 1 2 3 4 5th फेज़ है जहाँ पे टारगेट बेस कैलकुलेट हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली 5-1 यानी 4 साइकिल्स की पेनल्टी, इस केस में पेनल्टी जो होगी वो 4 साइकिल्स की पेनल्टी होगी। ठीक है, इसका मतलब होगा कि इस केस में अगर आप टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे तो 4 नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस इंसर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आप ये बना लेंगे। ठीक है, अगर मैं इसी कोड को चलें क्विकली मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो पहली इंस्ट्रक्शन की फैचिंग है, उसकी डिकोडिंग है, ठीक है, फिर उसका इफेक्टिव डेस कैलकुलेशन है, फिर उसका फैच ऑपरेंड है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन है और फिर उसका राइट बैक है। ठीक है, और ये आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंस्ट्रक्शन के हर फेज़ में कोई ना कोई काम हो, तो अगर यहीं इसकी कंप्लीशन हो जाती है तो फिर इस फेज़ में कोई काम नहीं होगा। एनीवे, ये पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो लेट से यहाँ पे फैच हुई। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ये टाइमिंग सिग्नल में मैं लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगी वो ऑब्वियसली इसके एक साइकिल के बाद इंसर्ट होगी पाइपलाइन में, फिर उसकी डिकोडिंग होगी, फिर उसका इफेक्टिव डेस कैलकुलेशन होगा, ये 2 सबस्क्रिप्ट लिखते जाइएगा, फिर उसका ऑपरेंड फैच होगा, फिर उसकी एग्जीक्यूशन होगी और फिर उसका राइट बैक होगा। उसके बाद ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन जो है वो पाइपलाइन में एंटर होगी। ठीक है, दिस इज़ F3। सो ये अब ये जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में एंटर हुई 3rd क्लॉक साइकिल में, तो इसने एग्जीक्यूशन फेज़ में, ठीक है, ये बताया गया लेट से कि एग्जीक्यूशन फेज़ में इसने टारगेट बेस कैलकुलेट होना है। इसका मतलब है दिस इज साइकिल 6, दिस साइकिल 7। इसका मतलब साइकिल 7 के बाद जो है वो केथ इंस्ट्रक्शन जहाँ पे भी उसने जाना है वो एड्रेस मिलेगा और वो उसको अप्रोप्रिएटली फैच कर सकेगा। इसका मतलब है कि बीच में जो नंबर ऑफ़ टाइमिंग सिग्नल हैं जिनको 1 2 3 4 क्लॉक साइकिल जो है वो वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि जो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है वो टारगेट बेस कैलकुलेट कर ले और फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन का टारगेट बेस पीसी में आए और वो, ठीक है। सो इसका मतलब है बीच में 4 नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन जो है वो डालनी पड़ेंगी। ठीक है, एज अ पेनल्टी। सो यू कैन ऐड दिस, यहाँ पे पहली नो ऑपरेशन, यहाँ पे दूसरी नो ऑपरेशन, तीसरी नो ऑपरेशन और चौथी नो ऑपरेशन। ठीक है, ये बीच में नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन इंसर्ट होगी और यहाँ पे जाके जो, ठीक है, यहाँ पे जाके जो है वो एक्चुअल चूँकि 7th क्लॉक साइकिल में ये नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन आप इंसर्ट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एफ़ के जो है वो इंस्ट्रक्शन फैच होगी। ठीक है, तो बीच में 4 नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन इसमें डालनी पड़ेंगी। तो पेनल्टी जो है
सो इन जनरल ये ध्यान में रखें कि अगर ब्रांच के केस में एज्यूमिंग देयर इज़ नो अदर सोल्यूशन, नो हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन, ठीक है, तो उस केस में 1 2 3 4 5वें फेज़ में अगर ब्रांच इंस्ट्रक्शन अपना टारगेट एड्रेस कैलकुलेट करती है तो जो पेनल्टी होगी वो 4 साइकिल्स की होगी। अगर चौथे फेज़ में थी तो पेनल्टी 3 फेजेस की थी। इसका मतलब अगर किसी सीपीयू में थर्ड फेज़ में फॉर इंस्टेंस ब्रांच की इंस्ट्रक्शन टारगेट एड्रेस कैलकुलेट कर लेती है तो उस केस में पेनल्टी जो है वो 2 साइकिल की होगी, 3 - 1 आई मीन। और अगर किसी में फॉर इंस्टेंस कुछ एक्स्ट्रा हार्डवेयर डालने से ब्रांच की इंस्ट्रक्शन सेकेंड फेज़ में कंप्लीशन कर लेती है अपना टारगेट एड्रेस कैलकुलेट करने की तो उस केस में पेनल्टी 1 साइकिल की रह जाएगी। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। अच्छा, अब मैं ये जो हमने प्रॉब्लम्स देखे हैं इनको मिप्स के ऊपर देख लेते हैं, इनको मिप्स के ऊपर भी देख लेते हैं। ठीक है, मिप्स जो 5 सेगमेंटेड पाइपलाइन है उसमें 5 सेगमेंट्स में क्या होता है मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, जो 5 स्टेजेस हैं मिप्स की। ठीक है, तो लेट्स से कुछ प्रॉब्लम्स हम मिप्स के ऊपर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैं पहले ये एक्सप्लेन कर दूं कि मिप्स की जो 5 स्टेजेस हैं वो हैं कौन सी। वो मिप्स की 5 स्टेजेस आपको पता है कि वो है फैच, देन डिकोड, देन एग्जीक्यूशन, देन मेमोरी फेज़ एंड देन राइट बैक फेज़। ठीक है, ये 5 फेजेस हैं, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। प्लीज़ 2 लेक्चर पहले आप जाके देखिएगा जहाँ मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो मैं क्विकली यहाँ पे रिकैप कर रहा हूँ, बट प्लीज़ गो थ्रू दैट। फैच में हम इंस्ट्रक्शन को फैच करते थे, और लेट से अगर मैं एक इंस्ट्रक्शन जो लेट से आर फॉर्मेट में है, यानी जिसमें डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन है लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, एंड और वगैरह, तो अगर ये इंस्ट्रक्शन इस तरह से है तो ये इंस्ट्रक्शन फैच होगी पहले फेज़ में। डिकोडिंग फेज़ में इसकी डिकोडिंग होगी और रजिस्टर फाइल से ये रजिस्टर्स की वैल्यूज़ भी रीड होंगी। ठीक है, जो सोर्स ऑपरेंड्स हैं। एग्जीक्यूशन फेज़ में एग्जीक्यूशन होगी, यानी अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन है तो R7 और R8 को ALU से एग्जीक्यूट करके रिज़ल्ट जनरेट किया जाएगा। मेमोरी फेज़ में अगर ये आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन है तो इसने जो कि मेमोरी को एक्सेस नहीं करना, तो मेमोरी से स्टेज में कुछ नहीं होगा मेमोरी फेज़ में, पर्टिकुलर इस इंस्ट्रक्शन पे। और राइट बैक फेज़ में वो जो रिज़ल्ट कैलकुलेट हुआ था वो R6 में राइट कर दिया जाएगा। आपको याद होगा वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लोड और स्टोर के केस में मेमोरी फेज़ में भी या मेमोरी स्टेज में भी काम होता है। ठीक है, तो अभी अगर आप ये ज़हन में रखें, लेट से अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, पर्टिकुलरली फॉर मिप्स 5 स्टेज पाइपलाइन जो है उसमें ये है कि रीड और राइट, आपको ये पता है कि जो भी क्लॉक साइकिल होता है उसका एक पॉजिटिव हाफ होता है और एक नेगेटिव हाफ होता है। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज़ 1 क्लॉक साइकिल। ठीक है, जो भी उसका टाइम पीरियड है तो उसका पॉजिटिव हाफ है और एक नेगेटिव हाफ है। तो मिप्स में पर्टिकुलरली ये किया गया है कि जो राइटिंग है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस रजिस्टर फाइल में यानी रजिस्टर्स में राइटिंग जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में की गई है। ठीक है, राइटिंग, तो राइटिंग जो है दैट इज़ इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, और जो रीडिंग है रजिस्टर फाइल से अगर हमने करनी है दैट इज़ पर्टिकुलरली इन द नेगेटिव हाफ साइकिल। रीडिंग जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल में की गई। इसका मतलब ये है फॉर इंस्टेंस अगर कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो लेट से किसी पर्टिकुलर हाफ साइकिल में, किसी पर्टिकुलर क्लॉक साइकिल में, लेट से क्लॉक साइकिल 6 है फॉर इंस्टेंस, उसमें कुछ राइट कर रही है, लेट से R6 में कुछ राइट कर रही है। ठीक है, 6 क्लॉक साइकिल में, और कोई और इंस्ट्रक्शन है जो बाद में एंटर हुई और वो R6 से कुछ रीड कर रही है, R6 से कुछ रीड कर रही है, तो अगर वो 6 साइकिल में रीड कर रही है तो 6 साइकिल में जो राइटिंग है वो चूँकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में उसकी राइटिंग हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में उसकी राइटिंग हो जाएगी। ठीक है, और रीडिंग चूँकि R6 की, या जो इंस्ट्रक्शन लेटर ऑन रीड करना चाहती है इस R6 ऑपरेंड को, तो वो चूँकि रीडिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में होती है, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर कोई इंस्ट्रक्शन बाद वाली जो है उसी 6 क्लॉक साइकिल में, क्योंकि उसने नेगेटिव हाफ साइकिल में रीड करना है, रीड इज़ इन नेगेटिव हाफ साइकिल, तो वो 6 क्लॉक साइकिल में ही अगर रीड कर ले
तो वो R6 की लेटेस्ट वैल्यू जो है वो रीड करेगी। ठीक है, प्लीज़ नोट दिस। राइटिंग जो है मैप्स में वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में, रजिस्टर फाइल में पर्टिकुलरली राइटिंग 6 साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और रीडिंग जो है उसको नेगेटिव हाफ साइकिल में किया गया है। इसका मतलब है कि अगर सेम क्लॉक साइकिल में एक रजिस्टर से रीड और राइट हो तो राइटिंग चूँकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में होनी है, ठीक है, और रीडिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में होनी है, तो राइट पहले हो चुका होगा और रीड जो है चूँकि नेगेटिव हाफ साइकिल में होनी, तो उसी क्लॉक साइकिल में अगर रजिस्टर को जिसमें राइट किया गया अगर रीड भी किया जाए तो वो लेटेस्ट वैल्यू ही रीड करेगा। अनलाइक द प्रीवियस एग्जांपल जहां हमने ये पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल कॉन्सेप्ट नहीं देखा था, तो उसमें डेफिनेटली अगर कोई 6 क्लॉक साइकिल में अगर राइट करता है तो अर्लीस्ट 7th साइकिल में हम उसको रीड करके लेटेस्ट वैल्यू गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि राइटिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में और रीडिंग रजिस्टर फाइल में, रजिस्टर्स में नेगेटिव हाफ साइकिल में है, तो इसलिए सेम साइकिल में अगर एक रजिस्टर में राइट किया और उसी साइकिल में इन द नेगेटिव हाफ साइकिल रीड कर रहे हैं तो वो लेटेस्ट वैल्यू रीड होगी। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान में रखते हुए लेट से मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। ठीक है, पहले डेटा डिपेंडेंसी पे कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद इसमें हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, लेकिन हम अभी सॉफ्टवेयर बेस्ड यानी कंपाइलर बेस्ड सॉल्यूशंस को ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन भी हम देखेंगे, ठीक है, कमिंग लेक्चर्स में। लेकिन सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन जो है जिसमें नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन इंसर्ट करनी, लेट से मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ और इसमें डेटा डिपेंडेंसी की हम देखते हैं। लेट से इंस्ट्रक्शन है ऐड R6 R7 R8 और ऐड R9 R10 R6, और लेट से ये नेक्स्ट जो है वो R11 R12 और R13। ठीक है, तो इसमें जो डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है वो इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जो डिपेंडेंट है। ठीक है, दिस वन R6 ये इस पर डिपेंडेंट है। सो एनीवे इसको देखते हैं हम। इंस्ट्रक्शन फैच होगी पहली, फिर उसकी डिकोडिंग, फिर उसकी एग्जीक्यूशन, फिर उसका मेमोरी फेज़ होगा और उसका राइट बैक फेज़ होगा, W कह दें या WB कह दें। ठीक है, तो यहाँ जाके उसने R6 में राइट किया, ठीक है, 5th क्लॉक साइकिल में, और 5th क्लॉक साइकिल के पॉजिटिव हाफ साइकिल में उसने राइट कर दिया। यानी अगर 5th हाफ साइकिल की हम करें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में उसने R6 में राइट कर दिया होगा। ये इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इसको अगर हम यहाँ फैच करवाएं, यहाँ डिकोड करवाएं नॉर्मल सीक्वेंस में, यहाँ अच्छा ये आपको पता है कि डिकोड फेज़ में ना सिर्फ डिकोडिंग होती है बल्कि ऑपरेंड भी फैच हो जाते हैं, ऑपरेंड फैच भी डिकोड फेज़ में हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेंड फैच हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम ऑपरेंड फैच नहीं करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अभी तक उसने राइट नहीं किया है। इसका मतलब ऑपरेंड फैच यानी डिकोड फेज़ जिसमें ऑपरेंड फैच भी होते हैं रजिस्टर फाइल से, उसका काम हम यहाँ भी नहीं कर सकते और यहाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में उसने राइट कर दिया होगा R6 में वैल्यू, तो रीडिंग चूँकि नेगेटिव हाफ साइकिल में होगी, तो यहाँ हम अगर फैच ऑपरेंड करवा लें तो वो R6 की लेटेस्ट वैल्यू फैच करवा लेगी। इसका मतलब जो नॉर्मल सीक्वेंस में ये इंस्ट्रक्शन है वो 3rd क्लॉक साइकिल में फैच ऑपरेंड कर रही थी यानी डिकोडिंग वाला फेज़ में, उसको अगर हम 2 टाइम एक्सटेंड डिले करवा दें उसकी फैच ऑपरेंड फेज़ को यानी डिकोडिंग फेज़ को जिसमें फैच ऑपरेंड भी होते हैं, तो वो करेक्ट वैल्यू जो है वो फैच कर लेगी। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर तो सिंपली हमने कंपाइलर बेस्ड सॉल्यूशन देना है तो इन दोनों के दरमियान कितनी नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन हमें डालनी होंगी? 2। क्यों? क्योंकि हमें 2 स्टेप उसको डिले करना है। इट मीन्स लेट से मैं यहाँ 2 नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन डाल देता हूँ 1 and 2। ठीक है, सो इट मीन्स यहाँ पे ये नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन इंसर्ट हो जाएगी, यहाँ पे ये नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन इंसर्ट हो जाएगी, तो F2 D2 और यहाँ पे ये वाली नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, और अब यहाँ पे जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन थी जो डिपेंडेंट थी तो ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ जाएगी, तो इसकी फैचिंग और इसकी डिकोडिंग, और डिकोडिंग में ऑपरेंड फैच होने हैं। तो हमें पता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस इंस्ट्रक्शन ने रिज़ल्ट लिख दिया R6 में,
तो नेगेटिव साइकिल में हाफ साइकिल में इसने R6 गेट करना है, तो उसकी लेटेस्ट वैल्यू जो यहाँ पे अपडेट हुई थी, ठीक है, वो फैच करेगी। सो आगे उस तरह से कंटिन्यू करेगा, सॉरी 4, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये अपने उसी नॉर्मल सीक्वेंस में चलेगी। सो हमने ये देखा कि ये 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। जो डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है वो इमीडिएट नेक्स्ट है, डेटा डिपेंडेंट है, 2 साइकिल की पेनल्टी पड़ेगी। सो टोटल नंबर ऑफ़ क्लॉक साइकिल, टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स वो क्या होंगे, पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो 5 साइकिल लेगी, प्लस रिमेनिंग 2 इंस्ट्रक्शंस एट द रेट ऑफ 1 क्लॉक साइकिल, ठीक है, और प्लस पेनल्टी, एंड पेनल्टी इन दिस केस इज ऑफ 2 साइकिल्स, ठीक है। तो ये 5, 2, 7 और 9 साइकिल में इसकी कंप्लीशन होगी। यू कैन सी दिस 7, 8 एंड 9, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा, मैं अगर यही कह दूँ कि लेट्स से प्लीज़ गो थ्रू दिस एट योर ऑन, कि इस तरह की अगर इंस्ट्रक्शन हो जिसमें डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन लेट से इमीडिएट नेक्स्ट की बजाय एक छोड़ के आए, तो प्लीज़ हैव दिस एट योर ऑन। ऐड सो प्लीज़ इसमें डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो इमीडिएट नेक्स्ट की बजाय एक छोड़ के है, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई टू हैव द सोल्यूशन ऑफ दिस, इसकी टाइमिंग डायग्राम बनाएं, इसके नंबर ऑफ़ क्लॉक साइकिल्स देखें एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से मैं लोड इंस्ट्रक्शन अगर बीच में कहीं यूज़ हो रही हो उसको भी आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो कहीं अगर लोड की इंस्ट्रक्शन बीच में यूज़ हो रही हो, ठीक है, तो उसमें मैं यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ कि लेट से आपका एक और एग्जांपल आप देख लें, जिसमें लेट से कोई इंस्ट्रक्शन है ऐड R6 R7 R8 और यहाँ LWR10 और यहाँ पे होगा लेट से 4R11। तो याद होगा मैंने शुरू के लेक्चर में बताया था कि ये इंस्ट्रक्शन किस तरह से काम करेगी। इसकी फैचिंग होनी है, डिकोडिंग में ज़ाहिर है ये ऑपरेंड जो R11 है जिसमें बेस एड्रेस है वो रीड हो जाएगा। एग्जीक्यूशन में R11 में लेट से 1100 है और ये ऑफसेट 4 है, तो ये ऐड होके ये एड्रेस कैलकुलेट होगा एग्जीक्यूशन फ़ेज़ में, और मेमोरी फ़ेज़ में इस एड्रेस से डेटा रीड किया जाएगा और राइट बैक फ़ेज़ में उस डेटा को R10 में राइट कर दिया जाएगा। राइट बैक फ़ेज़ में R10 में उस डेटा को राइट कर दिया जाएगा, ठीक है। प्लीज़ कीप इन माइंड दिस। तो अगर ये इंस्ट्रक्शन बीच में आ जाए और उसके बाद अगर कोई डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन लेट से ऐड R14, R10, R11, ठीक है, और देन ऐड R16, R17, R18, तो इसमें सिर्फ ये मैंने किया है कि यहाँ नो ऑपरेशन लोड इंस्ट्रक्शन एक बीच में इंसर्ट कर दी। लोड इंस्ट्रक्शन का जो सीक्वेंस है वो मैंने आपको बता दिया, तो प्लीज़ इसके लिए भी टाइमिंग डायग्राम अपने तौर पे आपने बनानी है, ठीक है। आई होप यू कैन डू दिस। अच्छा, अब मैं सिर्फ मिप्स के ऊपर एक और एग्जांपल कर दूं, और वो जो है वो अगर ब्रांच की इंस्ट्रक्शंस हैं लेट से, ठीक है, तो मैं वो बता दूं कि किस तरीके से हमने उसको करना है। लेट से एक एग्जांपल देखते हैं हम। और इसमें हम लेट से कोई ब्रांच की जो इंस्ट्रक्शन है वो देखते हैं, ठीक है। तो लेट से मैं कुछ इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, ऐड R6 R7 R8, ऐड R9 R10 R11, ऊपर से भी कुछ कोड और भी आ रहा है, ठीक है। और लेट से यहाँ मैं लिखता हूँ ब्रांच इक्वल, और लेट से R10 R11 और लेट से के, वो के जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शन छोड़ के हैं, ठीक है, जहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र होना है।
तो ब्रांच इक्वल का मतलब कि ब्रांच इफ़ द वैल्यू ऑफ R10 इज इक्वल टू R11 टू kth लोकेशन, तो इंस्ट्रक्शन विच इज़ एट kth लोकेशन, ठीक है, दिस इज व्हाट इज़ मेंट। सो ऑब्वियसली इसमें ये इंस्ट्रक्शन दोनों तो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो पहले साइकिल में इसकी फैचिंग होगी, ठीक है, फिर उसकी डिकोडिंग और उसमें ऑपरेंड फैच भी हो जाते हैं आपको पता है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन फेज़ आएगा, फिर उसकी जो मेमोरी फेज़ होगा, ठीक है, पहली इंस्ट्रक्शन का, और फिर उसका राइट बैक फेज़ होगा। एक साइकिल के बाद ये इंस्ट्रक्शन भी पाइपलाइन में एंटर हो जाएगी। सो कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो एग्जीक्यूशन मेम एंड देन राइट बैक फेज़। एक साइकिल के बाद यहाँ ब्रांच की इंस्ट्रक्शन जो है वो पाइपलाइन में एंटर होगी, तो इसकी फैचिंग होगी, उसकी डिकोडिंग होगी, एग्जीक्यूशन फेज़ से गुजरेगी, मेमोरी फेज़ से गुजरेगी और राइट बैक फेज़ से गुजरेगी। अच्छा, ये मैं बता दूं आपको कि मिप्स प्रोसेसर में जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन का जो टारगेट डिस्क कैलकुलेट होता है वो एग्जीक्यूशन फेज़ में होता है, ठीक है। ये मैं इसकी हार्डवेयर भी सम कमिंग लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो वहाँ ये क्लियर कर दूँगा कि किस तरीके से ये है। लेकिन ब्रांच की इंस्ट्रक्शन का मिप्स 5 स्टेज पाइपलाइन में जो टारगेट डिस्क है वो एग्जीक्यूशन फेज़ में कैलकुलेट होता है। तो फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज आप ये जहन में रख सकते हैं कि अब इसका मतलब अगर इस फेज़ में कैलकुलेट होता है तो थर्ड स्टेज में अगर कैलकुलेट होता है, तो आपको याद होगा मैंने आज के लेक्चर में शुरू में भी बताया था कि अगर थर्ड स्टेज में टारगेट कैलकुलेट होता है तो 3 - 1 2 जो साइकिल्स की पेनल्टी डालनी पड़ेगी। उस केस में पेनल्टी जो है दैट विल बी ऑफ 2 साइकिल्स, ठीक है। सो इसका मतलब है कि अगर तो नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन इंसर्ट करके जो सोल्यूशन है वो देना है, तो अकॉर्डिंगली जो नॉर्मल सीक्वेंस में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वॉट एवर इट इज़, उसके और इसके दरमियान 2 नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन जो है वो उसकी फैचिंग हो जाएगी, ठीक है। और ये ज़ाहिर है एक नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन एक साइकिल वेस्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइमिंग सिग्नल आएगा, नाउ यू कैन सी यहाँ पे जो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इंसर्ट हुई थी, उसने जैसे मैंने बताया कि एग्जीक्यूशन फेज़ में उसका टारगेट डिस्क कैलकुलेट हो जाता है, तो इसका मतलब वो 5th साइकिल में उसने टारगेट डिस्क कैलकुलेट कर लिया, तो 6th साइकिल में वो जो kth इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस कैलकुलेट हो चुका होगा। तो यहाँ पे जो वो kth इंस्ट्रक्शन है वो फैच होगी, उसके बाद उसकी डिकोडिंग होगी एंड सो ऑन। तो ये 2 साइकिल जो हैं, दोनों ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन जिसकी वजह से 2 साइकिल की पेनल्टी पड़ी, तो यू कैन सी कि इस केस में जो पेनल्टी है दैट विल बी ऑफ 2 साइकिल्स, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि अगर लेट से इट इज़ डन इन मिप्स प्रोसेसर के अगर कुछ एक्स्ट्रा हार्डवेयर डालने से, वो क्या डाल रहे हैं वो मैं यहाँ हाईलाइट नहीं कर रहा, लेकिन एक्स्ट्रा हार्डवेयर डालने से अगर ब्रांच की इंस्ट्रक्शन का टारगेट बेस जो है एक स्टेप अर्लियर ले आया जाए, यानी डिकोड फेज़ में जहाँ ऑपरेंड भी फैच होते हैं, तो अगर एक्स्ट्रा हार्डवेयर डालने से वो एक स्टेप पीछे उसको शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है, टारगेट रेस्ट कैलकुलेट करने का, तो उस केस में पेनल्टी ऑब्वियसली 2 नो ऑपरेशन की बजाय 1 नो ऑपरेशन यानी हमें इंस्ट्रक्शन डालनी पड़ेगी, तो पेनल्टी जो है वो 1 साइकिल की रह जाएगी। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। तो प्लीज़ अगर मैं आप उसकी टाइमिंग डायग्राम दोबारा बना लीजिए। अगर मैं ये कह दूं कि टारगेट रेस्ट जो है वो डिकोड फेज़ में यानी सेकंड स्टेज में कैलकुलेट कर लिया जाता है, तो उस केस में आप ज़ाहिर है 1 नो ऑपरेशन डालेंगे, 2 की बजाय 1 नो ऑपरेशन, तो पेनल्टी विल बी ऑफ 1 साइकिल। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू, ठीक है। देर आर अदर सोल्यूशंस एज वेल टू रिजॉल्व दीज थिंग्स, पर्टिकुलरली इन मैप्स, वो हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशंस हैं, ठीक है। विल डिस्कस दोज लेटर ऑन। थैंक यू।